अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है, हमने स्टार्ट करना है लॉजिक। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक को बेटा उर्दू में मंतक कहते हैं। मंतक क्या चीज़ होती है? किसी भी जगह पे कोई ऐसी एक स्टेटमेंट पेश करना जिस स्टेटमेंट को आप साबित कर सकते हों, उसको आप मंतक कहते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, लॉजिक इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड। मैथमेटिक्स में लॉजिक क्या चीज़ होती है? लॉजिक इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट इनेबल्स वन टू इंटरप्रेट द मीनिंग्स ऑफ स्टेटमेंट्स, एग्जामिन देयर ट्रूथ एंड डिड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। कहता है कि लॉजिक एक ऐसा सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें हम किसी भी स्टेटमेंट के मीनिंग्स को उजागर करते हैं और उस स्टेटमेंट को हम एग्ज़ामिन करते हैं कि वो सही है या गलत है, और अगर वो सही होती है तो फिर हम उसके न्यू नताइज को हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन आई है। लॉजिक प्लेज अ की रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। लॉजिक एक अहम किरदार अदा करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डिसीजन मेकिंग में। जो भी हम फैसला लेते हैं उसमें लॉजिक एक अहम किरदार अदा करता है, जिसमें हमने किसी भी स्टेटमेंट को साबित करना होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे बेटा इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है, अ पर्सन गेट अ पेनिसिलिन इंजेक्शन वंस और ट्वाइस एंड एक्सपीरियंसेस अ रिएक्शन सोन आफ्टरवर्ड, ही जनरलाइजेस दैट ही इज़ एलर्जिक टू पेनिसिलिन। एक आदमी है, कोई पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाता है, एक दफ़ा भी दो दफ़ा भी, और वो उसका ना एक्सपीरियंस करता है, वो देखता है कि उसको जो है वो एलर्जी हो गई है पेनिसिलिन के इंजेक्शन की वजह से। दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स इज़ कॉल्ड इंडक्शन। इस तरह के जो आप कंक्लूजन निकालते हैं इसको बोलते हैं आप इंडक्शन। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉजिक का कि लॉजिक क्या होता है, और लॉजिक के बाद मैंने आपको एक एग्जांपल दी पेनिसिलिन की, जिसमें हमने लॉजिक के बारे में जो है वो साबित करना है कि लॉजिक होता क्या है, मंतक क्या चीज़ होती है। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ी है कि एक आदमी जो है वो अगर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाता है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगवाने के बाद वो फील करता है कि मुझे एलर्जी हो गई है, मतलब पेनिसिलिन से उसको जो है एलर्जिक फील हो रही है, तो इस कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं कि लॉजिक कहाँ से आया था, कैसे बना था। यहाँ पे लिखा हुआ द हिस्ट्री ऑफ लॉजिक बिगन विथ अरिस्टोटल हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ फॉर्मल लॉजिक। अरिस्टोटल जो था उसने इसको जो है लॉजिक को बनाया था। वो जो अरिस्टोटल क्या है, फॉर्मल लॉजिक का फादर माना जाता है। He developed a system of deductive reasoning known as syllogistic logic। एक क्यास राय जिसको बोलते हैं हम, क्यास राय जिसको बोलते हैं बेटा हम, ये देखें यहाँ पे द हिस्ट्री ऑफ लॉजिक बिगन विद अरिस्टोटल हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ फॉर्मल लॉजिक। ही डिवेल्प्ड अ सिस्टम ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग नोन एज सैलोजिस्टिक लॉजिक विच बिकेम द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल थॉट। The Stoics followed, contributing to propositional logic and exploring paradoxes such as the Lear paradox. During the medieval period, ये बेटा आपके पास साइंटिस्ट के नेम्स हैं जो लिखे हुए यहाँ पे। During the medieval period, scholars like Peter Abelard and William of Ockham expanded Aristotle work। इन तीनों ने मिलके, पीटर एबेलर्ड और विलियम ऑफ ऑकम ने मिलके जो है अरिस्टोटल के काम को आगे बढ़ाया था। इंट्रोड्यूसिंग थ्योरीज ऑफ सिमेंटिक्स एंड
कॉन्सिक्वेंसेस, इन्होंने थ्योरीज बनाई थी सिमेंटिक्स की और कॉन्सिक्वेंसेस की। इन द 19th सेंचुरी लॉजिक एडवांस्ड थ्रू द वर्क्स ऑफ जॉर्ज बोले। जॉर्ज बोले बेटा ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने बोलियन अलजेब्रा जो है वो बनाया था। एंड गोटलोब फ्रिज हु फॉर्मलाइज्ड मॉडर्न प्रीडिकेट लॉजिक, इसने एक और लॉजिक जो है वो बनाया था जिसको उसने नाम दे दिया प्रीडिकेट लॉजिक। ठीक है। बर्ट्रैंड रसल एंड अल्फ्रेड नॉर्थ attempted to reduce mathematics to logic in their seminal work. The 20th century saw significant progress with Kurt Gödel, who introduced his incomplementary theorems, रीशेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। ये बेटा 20th सेंचुरी, पहले 19th सेंचुरी में ये तीन से चार साइंटिस्ट ने मिलके अरिस्टोटल के काम को आगे बढ़ाया था। उसके बाद 20th सेंचुरी में कुर्ट गोडल ने इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया हमारी आसानी के लिए, और इसमें जो है उसने कुछ थ्योरम्स को जो है वो ऐड किया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वी ऑफन कंसल्ट लॉयर्स और डॉक्टर्स, हम अक्सर जो है डॉक्टर्स और लॉयर्स के साथ कंसल्ट करते हैं। हमारा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम या तो अगर बीमारी होती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर हमारा कोई कानूनी कोई मशवरा होता है तो हम लॉयर्स के पास जाते हैं। बेस्ड ऑन देयर गुड रेपुटेशन, हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छे वाला डॉक्टर या एक अच्छे वाला जो वकील है हम उससे जो है अपना मसला जो है डिस्कस करें। दिस वे ऑफ रीजनिंग drawing conclusions from premises believed to be true is called deduction। और अगर हमारी ये बात सच साबित हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं डिडक्शन। One usual example of deduction is all men are mortal। We are men, हम आदमी हैं। Therefore we are also mortal। So to study logic we start with a statement। लॉजिक को स्टडी करने से पहले हम स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे कि स्टेटमेंट क्या होती है। जी बेटा स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है? अ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स। एक ऐसा सेंटेंस या एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो या तो गलत होगा या सही होगा, बट नॉट बोथ, वो दोनों नहीं हो सकते। गलत और सही, हम कहें कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये स्टेटमेंट जो है ये सही है या गलत है, एक काम होगा दोनों काम नहीं हो सकते। इस कॉल्ड अ स्टेटमेंट। एक ऐसा सेंटेंस या एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो या तो गलत होगी या सही होगी उसको बोलेंगे हम स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। ये बेटा आपके पास ना ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें मोस्टली जो आपके पास जो है वो ये है एक एक्सरसाइज जिसमें हमने ही डेफिनेशन करना पड़ा। ये बेटा एक्सरसाइज में भी यही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, लॉजिक होता है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, ये जो अभी हम है ना वही बेटा सेम चीज़ है आपके पास। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया है डिडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लॉजिक की डेफिनेशन, ये लॉजिक की डेफिनेशन पहले नंबर पे आ गई। उसके बाद इंडक्शन की डेफिनेशन आपको मैंने बताई है। उसके बाद हमने पढ़ी है डिडक्शन की डेफिनेशन। ये बेटा 3 डेफिनेशन अभी हमारे पास हुई हैं। उसके बाद स्टेटमेंट की डेफिनेशन है। अब स्टेटमेंट की जो आपको मैंने डेफिनेशन बताई है, अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। यहाँ पर देखें तो इसकी एग्जाम्पल्स बेटा लिखी हुई हैं। Here we discuss some examples of mathematical statements that are all true. For a non-zero real number x and integer m and n, we have x raised की पावर m dot x raised की पावर n is equal to x raised की पावर m plus n। मीन आपको पता है कि जब वेरिएबल सेम होगा तो पावर्स क्या होती हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो वेरिएबल तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x raised की पावर 1 डॉट x raised की पावर 1, तो x raised की पावर 2 कैसे बनता है? जहाँ पे आपके पास वेरिएबल सेम हो वहाँ पे पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद इसकी दूसरी एग्जाम्पल अब देखिए, ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे ये ट्रू है। इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये गलत भी है और सही भी है तो ये मेरी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट ट्रू है। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया हुआ है दैट आर ऑल
ट्रू, ये सारी की सारी क्या हैं, सही हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आपके पास जो ट्राइंगल के इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। उसके बाद द लिखा हुआ है द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस आर इज 2 पाई आर। जो सर्कल का क्या होता है, होता है, ये तो एग्जैक्ट है, ये फार्मूला एक बना हुआ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते और ना ही हम इसको जो है वो गलत और दुरुस्त साबित कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा पार्ट नंबर 4 है, इसका लिखा हुआ Q इज द सबसेट R। Q जो है वो R का सबसेट है। Q क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो रियल नंबर्स का क्या होता है, सबसेट होता है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद 22/7 डज नॉट बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर्स। 22/7 को हमने पढ़ा हुआ है कि हम जानते हैं कि ऐसी वैल्यू जिसको हम P/Q की शक्ल में लिखते हैं वो क्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ डज नॉट बिलोंग टू इर्रेशनल नंबर, मीन ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। उसके बाद आगे लिखा हुआ द सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स इज एन इवन इंटीजर। ये भी बेटा स्टेटमेंट ट्रू है। आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई ये फाल्स हैं। जैसे ये लिखा हुआ 3 + 4 = 8, ये क्या है, गलत है। क्यों, 3 + 4 क्या होता है, 7 होता है। और उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ Z इज द सबसेट ऑफ W। इंटीजर्स का सेट जो है वो W होल नंबर्स का क्या है, सबसेट है। और ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें +(-1), +(-2), +(-3) एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। लेकिन जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है ऑल आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। सारी की सारी जो ट्राइंगल्स हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती हैं। ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। अच्छा बेटा, अब होगी हमारे पास स्टेटमेंट के बारे में बात हुई। स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा एक्सप्रेशन है इसमें या तो सारी की सारी वैल्यूज़ ट्रू होती हैं या सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, फॉल्स होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं अब हम लॉजिक ऑपरेटर्स की तरफ। लॉजिक क्या है, ऑपरेटर्स P, Q, etc. will use to denote the statements. A brief list of the symbols which will be used is given below. यहाँ पे लिखा हुआ सिंबल्स लिखे हुए हैं आपके पास। यहाँ पे इनको हमने पढ़ना कैसे है, इनको हमने एक्सप्लेन कैसे करना है, ये सारा बेटा टेबल आप लोगों ने ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपके पास है ये लिखा हुआ, इसको हम निगेशन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, निगेशन। नॉट का साइन है, ये नॉट का सिंबल है। ठीक है, हाउ टू बी रीड नॉट। और इसको हमने लिखना कैसे है, निगेशन P या नॉट P। और इसको हमने पढ़ना कैसे है, नॉट P या निगेशन ऑफ P। उसके बाद है एंड, जिसको हमने सेट्स वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। ऐसे जो निशान होता है उसको हम एंड कहते हैं। एंड को हमने पढ़ना कहते हैं P एंड Q और या P एंड Q। इसको हमने लिखना कैसे, सिंपली के एक्सप्रेशन में P एंड Q और P एंड Q आपके पास ऐसे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं ये और बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और में क्या, P और Q इसको पढ़ेंगे हम या P और Q पढ़ेंगे। उसके बाद आगे ये वाला जो निशान है इम्प्लाइज देन या इम्प्लाइज इस, इफ़ देन या इम्प्लाइज, इसको पढ़ेंगे हम। तो आपके पास लिखा हुआ है इफ़ P देन Q या इफ़ P इम्प्लाइज Q। ठीक है। उसके बाद अगर इसके दोनों साइड्स पे हम एरोज लगा दें तो ये बन जाएगा इक्विवेलेंट का साइन, इज इक्विवेलेंट टू इफ़ एंड ओनली इफ़। इसको हम इफ़ एंड ओनली इफ़ भी पढ़ेंगे और इक्विवेलेंट भी पढ़ेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ भी पढ़ेंगे और इक्विवेलेंट भी पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपने जो पढ़ा है निगेशन। क्या पढ़ा है, निगेशन। नॉट पढ़ा है हमने, इसको हमने अब एक्सप्लेन करना है। निगेशन का मतलब होता है उल्ट। निगेशन का मतलब क्या होता है, उल्ट। ये टेबल भी बना हुआ है आपके पास, P और निगेशन। अगर ये आपके पास तो जो निगेशन की बनेगी वो क्या बनेगी, फाल्स। और अगर P आपके पास फाल्स है तो इसकी निगेशन क्या बनेगी, ट्रू बनेगी। ठीक है बेटा। अब इसको हमने पढ़ना कैसे है, इफ़ P इज़ एनी स्टेटमेंट इट्स निगेशन इज डिनोटेड बाय निगेशन P, रीड नॉट P या नॉट P पढ़ लें या निगेशन P पढ़ लें। इट फॉलोज फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट
P is true, P is true, negation P is false, and it's false, negation P is true। यहाँ तक बेटा आपने इसको जो है वो याद करना है, और साथ में इसका टेबल जो है ये भी याद करना है। उसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज सिंबलिकली रिटन एज P एंड Q। द कंजक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कंजक्शन, अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं ना, P और Q है, P एंड Q है। पहले हम लिखेंगे P को, फिर हम लिखेंगे Q को, और वो कहता है कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू कब होगी? जब दोनों स्टेटमेंट्स की होगी ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जब दोनों स्टेटमेंट्स की होगी ट्रू होगी। इसका हम टेबल यहाँ पे देखते हैं, तो टेबल यहाँ पे बना हुआ है, इसका देखें तो P लिखा हुआ है, Q है, और दोनों ट्रू हैं, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। P और Q दोनों में से कोई भी फाल्स है तो आंसर क्या आएगा? फाल्स आएगा। ठीक है बेटा, ये हम कंजक्शन। अब हम चलते हैं, कंजक्शन के बाद है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या है? जैसे आप लोगों ने उसमें कंप्यूटर में ट्रूथ टेबल्स पढ़े थे, वही सेम चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आपके पास वहाँ पे जो है वो साइंस और थे, और यहाँ पे साइंस थोड़े से जो है वो चेंज हैं। वहाँ पे एंड के लिए हम जो है वो डॉट यूज़ करते हैं, और के लिए जो है वो हम प्लस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा जो है वो चेंज है, जिसमें लिखा हुआ है आपके पास डिसजंक्शन में लिखा हुआ है द डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q is symbolically written as P or Q. The disjunction P or Q is considered to be true when at least one of the statements is true. It is false when both of them are false. The truth table P और Q is given in table 3. अब देखें, जहाँ पे वो कहता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो उसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। दोनों ट्रू हैं तो फिर भी ट्रू आएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो उसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। देखें, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो उसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। इन दोनों में से कोई एक ट्रू है तो उसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। और अब ये देखिए, ये भी ट्रू है तो इसका आंसर भी ट्रू। जब दोनों फॉल्स होंगी तब आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये बेटा आपके पास होगा डिसजंक्शन। पहले हमने डिस्कस किया है नेगेशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया है कंजक्शन, और उसके बाद हमने थर्ड वन पे डिस्कस किया है डिसजंक्शन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल क्या होता है? जिसमें हम इम्प्लाइज भी पढ़ा था, अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ P then Q, if P then Q या P implies Q, also written as P implies Q, is called a conditional or an implication. P is called the antecedent or hypothesis, and Q is called the consequent or the conclusion. P जो होता है, पहली वाली जो वैल्यू, तो इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं या हाइपोथेसिस कहते हैं, और जो आपके पास Q है उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहेंगे या कंक्लूजन कहेंगे। इसमें आपके पास लिखा हुआ है P और Q, दो आपके पास स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, P एंड Q। P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो P इम्प्लाइज Q भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। P अगर ट्रू है और Q क्या है? फॉल्स है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और P अगर ट्रू फॉल्स है और Q जो है ट्रू है, तो उसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ये चीज़ बेटा आप लोगों ने याद रखनी है कि आपके पास जो इम्प्लाइज में कंडीशन है वो P अगर ट्रू होगा तो आंसर फॉल्स आएगा, अगर P फॉल्स होगा तो आंसर क्या आएगा? ट्रू होगा। ये चीज़ आपने बेटा याद रखनी है। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। इम्प्लाइज में P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q में P अगर ट्रू है तो आंसर जो है वो आएगा, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अगर P फॉल्स है तो Q ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है बेटा, ये इम्प्लाइज की कंडीशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम बाय कंडीशनल पे। बाय कंडीशनल बेटा क्या होता है? द स्टेटमेंट P कंडीशनल, P कंडीशनल Q एंड Q बाय कंडीशन P implies Q and plus P short written as P to Q and is called the biconditional or equivalence. It is read P if Q. Yes, it is read P if Q. यहाँ पे इसका हम टेबल डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है पी ओ, यहाँ पे लिखा हुआ उसने कहता है कि पी और क्यू दोनों ट्रू ट्रू, ट्रू फाल्स, फाल्स ट्रू, फाल्स फाल्स। ये ऐसे हम में ट्रूथ टेबल में यूज़ करते हैं ना, 0 0 1 0 0 1 1 1। इसी तरह यहाँ पे ट्रू ट्रू से स्टार्ट करना है, ट्रू फाल्स, फाल्स ट्रू और फाल्स। अब यहाँ पे जो ट्रू ट्रू है, P इम्प्लाइज Q की कंडीशन आपने पढ़ी है। यहाँ पे अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर पहला ट्रू है दूसरा फाल्स है इम्प्लाइज में, तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा? फाल्स। फिर फाल्स ट्रू है तो ट्रू, और फाल्स फाल्स है तो ट्रू। ये कंडीशन यहाँ तक होगी। अब हमने इसका जो है वो चेंज करना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? इसका हमने उल्ट करना है। P इम्प्लाइज Q लिखा हुआ है तो Q इम्प्लाइज P करेंगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ट्रू का ट्रू रहेगा, फाल्स का ट्रू, ट्रू का फाल्स और ट्रू का ट्रू। ये दोनों कंडीशन सेम रहेंगी। इन दोनों को जो है वो हमने चेंज कर दिया। अब हमने इन दोनों को क्या करना है? ट्रू ट्रू है तो ट्रू, फाल्स ट्रू है तो फाल्स, ट्रू फाल्स है तो फाल्स। क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन लगा हुआ है, हमने इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो फाल्स ट्रू फाल्स, ट्रू फाल्स फाल्स, ट्रू ट्रू में ट्रू आ जाएगा, और जिसमें दोनों में से कोई एक जो है वो फाल्स होगा, उसका आंसर क्या आएगा? फाल्स आएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा है लास्ट वाली जो कंडीशन आपके पास दी हुई है यहाँ पे, कंडीशनल्स रिलेटेड विद गिवन कंडीशनल्स। ये लास्ट वाला आपके पास टेबल है। जिस बच्चे को इस टेबल की समझ आ जाएगी वो समझ लें कि उसका जो है वो चैप्टर नंबर 8 जो है वो क्लियर हो जाएगा। जी बेटा, यहाँ पे देखें तो आपके पास पहले लिखा हुआ है P Q और नेगेशन P नेगेशन Q। उसके बाद फिर लिखा हुआ है P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P। यहाँ तक ये वाला टेबल सेम है। ये वाला जो आपके पास कंडीशनल वाला टेबल है ना, सॉरी ये है जी बाय कंडीशनल वाला टेबल, ये वाला और ये वाला सेम है। उसके बाद ये थोड़ा सा जो है इन्वर्स और कंट्रापोज आ जाता है इसमें। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे आपके पास P और Q लिखेंगे, हाँ P और Q, P और Q, ट्रू ट्रू, ट्रू फाल्स, फाल्स ट्रू और फाल्स। फिर हमने P से नेगेटिव P तो मतलब होता है नॉट, मिस का उल्ट। ट्रू है तो फाल्स, ट्रू है तो फाल्स, फाल्स है तो ट्रू, फाल्स है तो ट्रू। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, अब नेगेशन क्यों किया हमने, फिर उसके बाद है गिवन कंडीशनल। गिवन कंडीशनल में क्या आएगा? P इम्प्लाइज क्यों। ये मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे ये वाला टेबल बनेगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फाल्स फाल्स। P अगर ट्रू होगा तो आंसर क्या आएगा? फाल्स आएगा इम्प्लाइज में, और अगर P फाल्स है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। बस P इम्प्लाइज Q में ये चीज़ आपने सिर्फ याद रखनी है, जब P ट्रू होगा और Q फाल्स होगा तब आंसर क्या आएगा? फाल्स आएगा। बाकी सारी स्टेटमेंट्स में क्या आएगा? ट्रू ट्रू आएगा। और Q इम्प्लाइज P करेंगे तो इसका उल्ट हो जाएगा, ये ट्रू ट्रू, फाल्स ट्रू और ट्रू फाल्स और फाल्स ट्रू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। इन दोनों पे आपने इम्प्लाइज लगानी है। फाल्स फाल्स ट्रू, फाल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फाल्स फाल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। इन दोनों पे जब आपने इम्प्लाइज की कंडीशन लगाई है तब आपके पास वही सेम इम्प्लाइज वाली कंडीशन है। जब आपके पास P जो है ट्रू होगा तब आपके पास ये क्या होगा? फाल्स होगा। ये देखें, नेगेशन P जब ट्रू है और नेगेशन Q जब फाल्स है तब इसका आंसर क्या है आपके पास? फाल्स आया। ठीक है। उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव, इसका उल्ट कर देना है। इसका क्या कर देना है? उल्ट कर देना है। नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फाल्स, ट्रू से फाल्स बन जाएगा, फाल्स से ट्रू, और ट्रू जो है वो हमेशा क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास हो गई कंडीशनल्स रिलेटेड विद द गिवन कंडीशनल। अब हमने इसका जो है इसकी बेटा नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन ही करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथमेटिकल प्रूफ से जो है वो मज़ीद डिस्कस करेंगे और साथ में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है।